इम्पोर्टेड एजेंडा लेकर आज जमहूरियत को डिरेल करने की नापाक कोशिश हो रही है। लॉन्ग मार्च पे क्या होगा, तो मैं आपको भी वही जवाब दे देता हूँ कि सर्दी बहुत है, सिवाय नज़ला और जुकाम से कुछ नहीं होगा। हाल में अब तक वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। और आज भी लॉन्ग मार्च डॉक्टर ताहिरुल कादरी खबरों पर छाए हुए हैं। तमाम एजेंडा सेटिंग, अगर ये कहा जाए कि एजेंडा सेटिंग इसका नाम दिया जाए, तो वो भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हाथ में है। लॉन्ग मार्च करेंगे, उन्होंने अपनी शराइत सामने रख दी हैं, और उसके बाद क्या होगा वो कहते हैं कि हालात मेरे कंट्रोल में ना रहे। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मेरे हालात मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। सो तमाम तर नज़रें इस वक्त 10 जनवरी को, जब आखिरी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी काबीना से मुज़ाकरात की, क्योंकि वो कहते हैं काबीना से नीचे यानी वज़ीर आज़म जमा चंद वज़रा, इसके नीचे वो किसी चीज़ पर नहीं रुकेंगे। सो तमाम तर एजेंडा इस वक्त डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हाथ में। 14 का फैसला उन्होंने कर दिया, शेड्यूल दे दिया। 13 तारीख को लॉन्ग मार्च शुरू होगा, इस्लामाबाद आएगा। इस सर्दी में नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा। अगर इतना यकीन है कि कुछ नहीं होगा तो लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? दूसरा सवाल, इत्तेहादी क्यों हुकूमत से इतने नाला हैं कि वो भी इस एजेंडे के साथ जुड़ते जा रहे हैं? क्या होगा? आज भी सवाल हमारे सामने फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, इनामुल्लाह न्याजी साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, मेंबर कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और एस एम ज़मीर साहब हमारे साथ, वो भी कराची से मौजूद हैं, तहरीक मिनहाजुल कुरान से उनका ताल्लुक़ है। चौधरी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, रोक क्यों रहे हैं लॉन्ग मार्च को? मेरा ख्याल है हम तो नहीं रोक रहे। नून वालों ने चूँकि आपसे नाराज़गियाँ, उनकी हर उस ग्रुप से नाराज़गियाँ हैं जिस पे वो कोई इंडिपेंडेंट होती है, वो नाराज़ हैं, वो रोक रहे होंगे। ताहिरुल कादरी साहब ने भी, अगर आप देखें तो हम पे बात नहीं की है, उन्होंने भी नून लीग पे बात की है कि सड़कों जो उनकी जो बसों वगैरह की बुकिंग है उसमें रुकावटें डाल रहे हैं। हमने सिर्फ ये आज रहमान मलिक साहब को, आपने शाम को सुना होगा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो मुलाकात की, उन्होंने दो राना सनाल्ला साहब ने पहली चीज फरमा दी कि ताहिरुल कादरी साहब और उनके मायती खुद आकर भी गिरफ्तारी दें तो हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। सो नून लीग ने तो ये नुक्ता नजर बना लिया, हम कुछ नहीं करेंगे। वो चलाकियां कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, ये चलाकी नहीं है? मुंतज़मीन इखराजात की तफसीलात दें। आपने इनसे लॉन्ग मार्च की तफसीलात मांगी थी जब इन्होंने मार्च किया वजीरिस्तान का? इनका मेरी सवाल सुन, शनाख्ती कार्ड आप अपने साथ लेकर आए। हलाकत की सूरत में मालिक, बस का मालिक मुआवजा देगा। बस में कुछ हो गया तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। ये किसको डरा रहे हैं? क्यों डरा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इतना गैर जरूरी है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान में सुनवाई कोई नहीं है, डराते काहे को? नहीं, डरा कोई नहीं रहा उन्हें। बात यह है कि जो बस वालों को डरा रहे हैं ना, कोई बस वालों को हम नहीं डरा रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, बात ये एक खास माहौल है पाकिस्तान में इस वक्त। माहौल ये है कि इस वक्त ताहिरुल कादरी साहब को जब भी रहमान मलिक साहब गए हैं, कोई पूरे उनको आए हुए थ्रेट्स पूरे अपना पाकिस्तान तालिबान से आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं ना उनको। और सर आप कह रहे हैं आए में, तालिबान कहते हैं हमने तो नहीं करना कुछ। तालिबान से आपके कनेक्शन होंगे, उनके पास जो खत हैं वो तो है। रहमान मलिक साहब के ज्यादा कनेक्शन है? नहीं, रहमान मलिक साहब को जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट से हम तो उस पर रिलाई करेंगे ना। तालिबान ने तो फिर बाद में अपना ये भी कह दिया था कि बीबी की शहादत से भी उनका ताल्लुक नहीं है। तो आपने नोडेरो का जलसा क्यों किया? आपको खतरा नहीं? उधर जरदारी साहब के ऊपर थ्रेट है, आप कह रहे हैं? वो हमने थ्रेट लेके किया था, तो फिर ये भी थ्रेट लेके करे ना। हम कब रोक रहे हैं? ये क्या चीजें हैं? ये देखिए, जब कल कोई हो जाए, मुझे समझ नहीं आती। एक जमहूरी हुकूमत है, देखिए वो अपना खतरा देखकर साथ चल रहे हैं। वो जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत में ये आप उसे ना इत्तेफाक करें। मैं नहीं इत्तेफाक करता कि कोई बंदा इस बात से डर जाएगा कि मेरी शनाख्त क्यों पूछ रहे हो। बस ड्राइवर को जब आप कहेंगे तू पैसे देगा तो डरेगा नहीं? अगर उसमें धमाका हो जाता है या वो जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी किसी को तो देनी है ना। किसको देंगे? बस ड्राइवर को देंगे? आप नहीं, बस ड्राइवर को हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जी जो उसके अंदर मुसाफिर आएंगे और जलसे में किसी को काम होनी चाहिए। अब इसके बाद जो करेंगे वो यही करेंगे। यानी आपका पीपल्स पार्टी का जलसा होगा, उसमें भी यही होगा। तो पहले क्यों नहीं हुआ ये? 10 दिन पहले तो 27 नवंबर का जलसा किया, उसके बाद बशीर बलोर साहब वगैरह की जो बशीर बलोर हो चुका था ना, अभी थ्रेट्स लेवल बढ़ गया है। सर बशीर बलोर हो चुका था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लड़काना के जलसे में आपने क्यों किसी बस ड्राइवर को ये नहीं कहा कि अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार हो? नहीं, बस ड्राइवर को इसलिए वहां पे नहीं कहा कि उस वक्त हम देखें, सीखता है ना बंदा। अब बात यह है कि सही है, अगर आ रहे हैं आप, अगर लोगों को इस बात में मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चाहते सिक्योरिटी मेजर्स ना लिए जाए। सिक्योरिटी मेजर ये होता है ना,
تو یہ آپ نے لڑکانہ میں کیوں نہیں لیا؟ نہیں اس لیے نہیں لیے کہ آپ چاہتے ہیں طاہر القادری صاحب جب اسلام آباد میں آ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں دھماکے ہو جائیں ان کے. ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ڈر گئے ہیں سر. نہیں ڈر گئے. آپ کو لانگ مارچ کا روکنے کا یہی طریقہ ہے ٹرانسپورٹ نہ دو. ہوگا بھی نہیں, ہم نے کیسے روکنی ہے؟ یہ تو پنجاب گورنمنٹ جانے اور وہ جانے. تو پھر رحمان ملک کون ہے؟ کس چیز کا؟ یہ رحمان ملک صاحب اسلام آباد کے اندر بتا رہے ہیں. رحمان ملک صاحب تو بتا رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی میجرز آپ لیں, اس میں کیا بری بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ سیکورٹی میجرز. چلیں میں وسیم اختر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, وہ ساتھ ہیں اس لانگ مارچ کے. وسیم اختر صاحب, آپ کو ان تمام سوالات سے کوئی اعتراض ہے کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ اپنا بس ڈرائیور کو کہا جاتا ہے تم ذمہ دار ہو گے اگر کچھ ہو گیا, تمہارے متھے لگے گا, بس ڈرائیور کنڈکٹر اور مالکان معاوضہ دیں گے اس کا, یہ آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہے؟ کاشف, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر الاؤ کر رہی ہے اور اجازت دے رہی ہے ایک ایونٹ کی تو اپنی جو کنڈیشنز ہیں وہ سامنے رکھیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب ایک ہی سائٹ کا نہیں چلے گا. جو لوگ اس ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں ان کی بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور چیزیں طے کر لیں کہ کیا کیا امیکیبلی کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے ہمیں بھی سب کو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو جائے. سب ہر چیز کو مد نظر رکھیں سامنے, اور جو حکومت ہے وہ بھی اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کے حوالے سے سیکیورٹی پرووائڈ کرے, اس کا فرض بنتا ہے. تو اگر وہ کمیٹی کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھ جائے گی تو پھر جو بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ساری آپ کو بھی نیازی صاحب وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں, مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. مجھے تو اس لیے تھوڑا سا یہ سارا کچھ پڑھ کے اور رحمان ملک صاحب کی سفارشات دیکھ کر تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ جمہوریت میں کسی آدمی نے کچھ کرنا اس کو آپ کرنے دیں, آپ روکتے کیوں ہیں؟ کاشف صاحب, میں پروگرام آپ کا شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا احتجاج آپ کو ریکارڈ کرانے آیا ہوں. احتجاج میرا یہ ہے کہ کل ARY کے پروگرام 5 بجے کراچی سے چلا. صدف غالباً ان کی اینکر تھیں. وہاں پہ ہماری PTI کی خاتون تھی ناز بلوچ, ان کو مشاہد اللہ صاحب نے بڑے گندے اور غلیظ الفاظ سنائے ہیں. میں ARY کے انتظامیہ سے ARY کے لوگوں کے اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ اتنی گندی زبان کو کیسے آپ نے الاؤ کیا ARY پہ چلنے کے لیے. آپ وہ کومنٹ سن لیں تو غالباً آپ شاید یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس جیسے غلیظ آدمی کو دوبارہ بلانا ٹھیک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے طرف سے یہ چیلنج کرتا ہوں مشاہد اللہ کو کہ میں خدارہ میرے مقابلے میں کسی بھی چینل پہ آگے بیٹھ جاؤ اور اپنی جو گٹس ہیں جو اپنی مردانگی ہے نا مجھے آگے بتا دو, میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. اب آگے چلیں سیکیورٹی کی بات. چھوٹی سی کلیریفیکیشن, لائیو پروگرام میں ہم آپ سب عزت والے لوگ ہیں, ہمارے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. جب آپ کو بلایا جاتا ہے پارلیمنٹیرین, سینیٹرز, منسٹرز, اپوزیشن لیڈرز, ہم کسی کا زبان تو نہیں روک سکتے کہ کون کیا کہے گا. میں نے نہیں سنا مشاہد اللہ صاحب نے کیا کہا, بٹ سارے اپنے اپنے خود جواب دیں. سر یہ بہت گندے الفاظ استعمال کیے ہیں, آپ سن لیجئے گا. چلے میں اس کو دیکھ لوں گا, لیکن اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں چھوٹی سی بات بتاؤں, ہمیں اگر میں غلط بات کرنے لگتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ کاشف عباسی صاحب آپ مجھے فوراً روک دیں گے. پلیز یہ الفاظ میں یوز کریں, کم از کم وہ بھی نہیں کہا گیا. اینی ہاؤ نہیں, لیکن یہی اس طرح کے الفاظ آپ کی پارٹی کے کسی بندے نے میرے پروگرام میں استعمال کیے. میاں صاحب کے بارے میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا پروگرام کا کہ جی آپ نے کیوں نہیں روکا. دیکھیں کئی دفعہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا آپ لوگ جب ہماری پارٹی کا وہ بندہ نہیں تھا, اس کا نام تھا ہارون رشید صاحب. ہارون رشید آپ کی صحافت کا بندہ ہے, ہماری پارٹی کا بندہ کوئی ایسے الفاظ نہیں یوز کرے گا. آپ کی پارٹی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں. کل مریم بی بی نے ٹویٹر پہ ایکسکیوز کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ PTI والے بہت گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک بتا دیں کہ کسی خاتون کے بارے میں PTI کے بندے نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, ہم پوری PTI جا کے اپالوجائز کر لیں گے. ایک بات, اب ہم اپنے مقصد پہ آتے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. سیکیورٹی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام ایک ڈرامے کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی انڈائریکٹلی اس میں دخل دے رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ ڈائریکٹلی آ رہی ہے. اور پنجاب گورنمنٹ جس طریقے سے رانا ثناءاللہ صاحب تمسخر اڑا رہے ہیں یا کچھ باتیں کر رہے ہیں, وہ ان کا اپنا کلچر ہے. اس جیسے جو بڑی ریلیاں ہوتی ہیں نا, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوتی ہیں, ان کی یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی شناختی کارڈ دکھاؤ, چیک کراؤ, تلاشی لو. نو, اتنے بڑے جلوسوں کی سراؤنڈنگ سیکیور کی جاتی ہے.
हफ्ता पहले सराउंडिंग सिक्योर की जाती है, चाहे रहमान मलिक साहब उसको 40वें के मुहर्रम के जुलूस के टेलीफोन बंद कर दे, व्हाटएवर दैट इज, टेलीफोन बंद कर दें फिर? नो नो नो, इस लॉन्ग मार्च के मौके पर उनको खुद रिक्वायर्ड है कि कैसे वो सिक्योरिटी को कवर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, साहब भी हम तलबा कर रही है। नो नो नो, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं उनकी कुर्बत तो सामने है ना। नो नो नो, एजेंडे से इत्तेफाक करते हैं। आज भी इमरान खान ने कहा हम एजेंडे से इत्तेफाक करते हैं। मेरी बात को गलत तरीके पर न लिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जब इतने बड़े जुलूस होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी मेजर्स डिफरेंट होते हैं। वो शनाख्ती कार्ड और तलाशियां नहीं होती, उसकी सराउंडिंग कवर करनी पड़ती है। और ये मैं आपको बात बता दूं, चलेगा ये मैं आपको बात बता दूं, पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी कर ले तब भी सराउंडिंग कवर नहीं कर सकते। सर वो फिर अल्लाह भी बैठा हुआ है हिफाजत करने वाला, या नहीं बैठा हुआ, अल्लाह भी एक बैठा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं जो सारी सूरत हाल बता रहा हूं कि पंजाब हुकूमत जिस मिजाज में इस वक्त लग रही है, जिस तरीके से ड्राइवरों को मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिस तरीके से अड्डों पे जाके उनकी इंतजामिया जाके उनको हरासा कर रही है, वर्करों को जेलों में हरासा किया गया, ये जो कल प्रोग्राम में वो साहब बता रहे थे जो भी उसके थे। सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने डरते डरते जुलूस की क़यादत की थी जजों की बहाली के लिए, मैं उस ए से लेके जी तक मैं उसमें इन्वॉल्व था। देखें, ये जमहूरी हक है उनका, उनकी बातों से मुझे भी कई इख्तलाफ होंगे, आपको भी होंगे, इनको भी होंगे, लेकिन ये उनका जमहूरी हक है। अब ये कहना क्योंकि वो ड्यूल नेशनल है उनका जमहूरिया खत्म हो जाता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे आधे पाकिस्तान के तकरीबन एजेंडा सेटिंग कादरी साहब खुद नहीं कर रहे, पीछे से कोई और कर रहा है। व्हाट्सएवर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कौन कर रहा है? देखिए आज भी सवाल ये उठ रहे हैं, आपके पास जवाब है इसका? मेरे पास जवाब हो भी, अगर कोई जमहूरियत डीरेल करने के लिए आ रहा हो तो क्या किया जाए उस पे? अगर हम अपने अमाल ठीक कर लें, जमहूरियत कैसे डीरेल होगी, मुझे ये बता। अमाल ठीक कर ले, ब्रेक ले लो सर, इसी से शुरू करता हूं। अमाल हमने अभी तक ठीक क्यों नहीं किए? वसीम अख्तर साहब, आपसे भी एक सवाल। 4 साल से आप 4.5 साल से हुकूमत का हिस्सा हैं, इत्तेहादी हुकूमत से इतने नाराज क्यों कि आप ताहिरुल कादरी साहब के साथ चले गए, और चले गए तो अब आप हुकूमत के साथ किस तरह हैं? ये 2 विकेट के दोनों तरफ खेलना किस तरह मुमकिन हो पाएगा कि एक तरफ आप लॉन्ग मार्च भी कर रहे होंगे, हुकूमत में भी बैठे होंगे और हुकूमत के खिलाफ ही लॉन्ग मार्च करेंगे? ये जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के लॉन्ग मार्च से, जिसमें हमने पहले भी कहा हम आपका इख्तलाफ हो सकता है डॉक्टर साहब के साथ, आपको उनको एजेंडे के साथ पीछे कौन रस्सियां खींच रहा है, इस सब से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक जमहूरियत की बात है वहाँ पर ये किसी का भी बुनियादी हक है कि उनको अगर कुछ करना चाहें, जलसा करना चाहें, कुछ ऐसा करना चाहें। बड़े ज्यादा ना टैक्टिक्स में जा रहे हैं। ये असल मसला अब टैक्टिक्स नहीं है, असल मसला तो ये कि सिक्योरिटी देनी है। और वो सही कहा वसीम साहब ने कि वो उनके साथ बैठ जाएंगे, जब बात करेंगे तो अगर आपको ये पसंद नहीं है कोई और फॉर्मूला बना देंगे। असल इशू ये नहीं है कि शनाख्ती कार्ड करना है, मसला ये आपको भी पता है कि आप बस ड्राइवरों को डरा रहे हैं कि इनको अपनी ट्रांसपोर्ट मत नहीं, वो तो देखेंगे, वो तो सच्ची बात है। सूबाई हुकूमत अगर नहीं चाहेगी उनको बसें देने, हमने इस्लामाबाद में रहमान मलिक साहब ने एक इस्लामाबाद का अड्डा नहीं देगा तो क्या होगा, लेकिन सवाल ये है जो अगर आप उनके दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं ना भाई, ये सारा कुछ सवाल, ये जब आप शराइत लगाते हैं तो आप उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि आप अपनी बसें इनको मत आप अपने सिक्योरिटी जो है वो आप अप्रिशिएट करें, आप उसको कंडेम कर रहे हैं। अगर हम कंसर्न है लोगों की जानों पे, इस पे भी आप सर आपके पास वो सिक्योरिटी का एक मसला है, फोन बंद कर दो तो लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद कर दें। ये सिक्योरिटी बंद कर दो, फोन बंद कर दो। नहीं, मैं नहीं कहा, मैंने कहा जिस तरह पहले सिक्योरिटियां की हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं और उसका करें, सराउंडिंग में करें, तरीके से सिक्योरिटी ठीक करें। वसीम अख्तर साहब, 10 लाख तो बंदा भी कोई नहीं होता। एमक्यूएम के 4.5 साल, सब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि मुत्तहिदा और काफली को ऐसा क्या हुआ कि 4.5 साल हुकूमत में बैठने के बाद अब आप हुकूमत में भी हैं, हुकूमत को गारंटीज दे रहे हैं कि हम आपके साथ भी हैं, और आप उसी हुकूमत और अपने वजीर आजम के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं है, देखें इसको गलत तरह से लिया जा रहा है, और मैं समझता हूं ताहिरुल कादरी साहब भी और एमक्यूएम ने भी इसको बड़ा सही तरीके से अवाम के सामने रखा है और क्लियर किया है अपने स्टैंड को दोनों ने। देखिए जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, एमक्यूएम आज भी कोलिशन पार्टनर है और नहीं चाहेगी कि ये कोलिशन टूटे और मुल्क के अंदर कोई खला पैदा हो और कोई ऐसी ताकतें ऊपर आए कि फिर से डीरेल कर दी जाए डेमोक्रेसी। अब क्या है, काशिफ 35 साल से अल्ताफ भाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कोशिश कर रहे हैं टू चेंज द स्टेटस को, ये एडहॉकिज्म खत्म हो किसी तरह, मगर हमारी भी मजबूरी रही है, हम काफी जमातों के साथ कोलिशन में रहे हैं और हमने टाइम निकाला है।
चले मैं एडवोकेसी पे आता हूं वसीम साहब। हमें सवाल इस वक्त एक सेकंड मेरी काशिफ बात खत्म हो जाए ना सर, मैं दो सवाल रुक जाएगा। दो हिस्से आपके, मैं दोनों हिस्सों पे एक एक करके आना चाह रहा हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं हुकूमत ना टूटे, दूसरा आपकी मजबूरियां क्या रही हैं, उस मजबूरी पे मैं बाद में आता हूं। मैं पहला हुकूमत ना टूटने पर, सर ताहिरुल कादरी साहब का एजेंडा आपने सुना होगा, इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च आएगा, लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत घर जाएगी, केयर टेकर निजाम बनेगा, उससे पहले भी बन गया तो उठा के बाहर फेंक देंगे। आप हुकूमत तोड़ने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी बात में कहा काशिफ, दोनों जमातों ने अपने स्टैंड क्लियर किए हैं। एमक्यूएम का जहां तक ताल्लुक है, एमक्यूएम की जो जद्दोजहद रही है इस सिस्टम को चेंज करने के लिए, उसने कुर्बानियां दी हैं, और भी पार्टियों ने दी होंगी। मगर आप देखो, जो ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं वो हर जमात चाहती है कि इस तरह के सिस्टम हो। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एक मौका मिला है कि वो अपना गवर्नमेंट के साथ जिसके साथ है वो अपना टेन्योर पूरा करे, और उसके बाद एक ऐसा वक्त आ रहा है काशिफ के इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन होने से पहले हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट क्यों ना इंप्लीमेंट करा लें? इसमें क्या बुरी बात है कि अगर ड्यूल नेशनलिटी पे तो एक क्लॉज को ले लिया जाता है, और उसी आर्टिकल में एक क्लॉज है जिसमें आप अगर डिफॉल्ट करो और लोन लेके माफ करा लो, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वो तो लड़ रहे हैं और ड्यूल नेशनलिटी वाला नहीं लड़ सकता। तो हम चाह रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट इलेक्शन में वो लोग हिस्सा लें जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनको इजाजत देती है। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है। जहां तक जबरदस्ती की बात है, जोर जबरदस्ती की बात है, हम उसके अगेंस्ट हैं। हम चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, आइन के दायरे में, डेमोक्रेसी में रहते हुए हुकूमत गिराने का आपका कोई इरादा नहीं? हमें इसका इंतजार था काशिफ। हुकूमत गिराने का आपको कोई इरादा नहीं है? कोई इरादा नहीं है। हम अल्ताफ भाई का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि पीपल्स पार्टी के साथ हैं हम हुकूमत कभी नहीं गिराएंगे। हम चाह रहे हैं निजाम चेंज कर लें, सब मिलके बैठ जाएं, सारी जमातें मिलके बैठ जाएं। जो ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं, अगर हम सब मिलके बैठ जाएं और चेंज कर लें तो उसमें बुरी बात क्या है? क्या बुरी बात है? न्याय साहब क्यों नहीं बैठते? देखिए, एक केस हुआ कराची में, शाहजेब कत्ल केस आपकी नजर से गुजरा होगा। हम बजाय इसके कि मीडिया कोई चीज उठाए, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, निजाम क्यों नहीं बनाते इस मुल्क को ठीक करने के लिए? क्या निजाम बनाने के लिए सारे बाहर की निकलना पड़ता? पुलिस वहां पे ठीक कर रही थी। मैं आपको आपने और सुप्रीम कोर्ट ने तो शौक में उठाया हुआ है, वरना पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही थी। क्या कर रही थी? सब लोगों को अरेस्ट किया उन्होंने। किसको अरेस्ट किया? सब कुछ किया था। किसको अरेस्ट किया? नहीं, सबको। लड़का बाहर चला गया मुल्क से, आपने सारों को अरेस्ट कर लिया। 27 को जाली पासपोर्ट पे चला गया ना, तो आप भी जाएगा वापस, क्या मसला है? वो तो ऐसे ही ये रेड वारंट जो गए हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो होते हैं, फिर भी जाते। किसको बुला पकड़ के लाए पाकिस्तान जाते वापस? क्या बात करें आप? कौन सी दुनिया में रहते हैं? बात साहब, आप कौन से निजाम में रहते हैं? सभी लोग आए हैं, कोई ऐसी आज आपको ख्याल है कि ये निजाम सारे का सारा निजाम गला सड़ा निजाम नहीं चल रहा है? गला सड़ा निजाम होगा, लेकिन एवोल्यूशंस होते हैं। ऐसे थोड़े जी एवोल्यूशन की कोशिश भी होती है ना, एवोल्यूशन की कोशिश क्यों नहीं कोशिश हुई? बड़ी मेरी बात सुने, उस पे बात कर लेंगे। चौधरी साहब एक मिनट, बात ये करने वाली है कि ये जो इस मुल्क के साथ सूरत हाल हो रही है, और जो आगे भी आप इससे मजीद वर्ष सूरत हाल देखेंगे, वो ये है कि जो इस मुल्क में पुरानी जमातों का जो कल्चर और तौर तरीका रहा है, और जिस तरीके से उस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस ज़रा भी उसकी तब्दीली उनको नहीं भाती। और मैं ये बताऊं कि क्या होता है, इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब ने जलसे किए, जलसे करने के बाद जिस वक्त नून की आंखों को थोड़ी चुभन हुई, तो उसके बाद नून ने एजेंसियों की कहना शुरू कर दिया, एजेंसियों ने कराया तो मुशर्रफ के बड़े जलसे होते पाकिस्तान में। देखें, बात ये सारी बुराई की एक ही माँ है, वो माँ है निज़ाम की दुरुस्त की। जब आप क्यों नहीं जुड़ जाते इनके साथ? बड़ी तीन जमातें हमारी, मैं कुछ बातें हैं जो कई ये क्वेश्चन हुआ मेरे पे। देखिए, ताहिरुल कादरी साहब का जो एजेंडा, ताहिरुल कादरी साहब प्रोग्राम लेके आए हैं, ये प्रोग्राम तहरीक इंसाफ का 4-5-6 साल पहले से चल रहा है। लेकिन वो आपका एजेंडा है क्या? नहीं जी, इस वक्त बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी की हो रही है। ताहिरुल कादरी साहब की जब तक बात होगी वो होगी, उसके बाद सूरत हाल अपनी जगह पे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? अगर वो कर गई है रिफॉर्म्स तो फिर क्या होगा? सर, रिफॉर्म ऐसे नहीं होंगे सर, रिफॉर्म जैसे नहीं होंगे। क्या है? आपको चोरों डकैतों को मारने रिफॉर्म्स के लिए टैक्स डिफॉल्टर, टैक्स ना देने वाले, यही रिफॉर्म है ना? और क्या रिफॉर्म? देखिए, मैं बताता हूं, मुझे बताएं, मुझे तो समझ नहीं यार उनका एजेंडा क्या है। चौधरी साहब मुझे प्लीज बात करने दीजिए साहब, और आप यही बातें करी जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त एजेंडा है, बड़ा जबरदस्त है। सर, मुझे बात कर लेने दें, आपको जवाब दें। मेरे साथ मिनाजुल कुरान वाले भी लाइन पर मौजूद है। अच्छा, देखिए उनका एजेंडा क्या? देखिए, बात ये करने वाली कि मैं सिर्फ इतने दिन से ये तफसील चल रही है और आपको आज समझ नहीं आई एजेंडा क्या? मुझे तो नहीं है। वसीम अख्तर मेरे भाई हैं,
और सारी सूरत हाल हम अपनी दोस्तियाँ तल्लक वास्ते इंसान के रहते हैं, पार्टियों की सियासत अपनी होती है। फ्रेंकली मैं जो बात बताऊँ, जिस वक्त MQM ने ताहिरुल कादरी साहब को ज्वाइन किया तो बहुत सी और सी चीज़ें थीं जो ताहिरुल कादरी से थोड़ी सी दूर हो गई, क्योंकि MQM का एक अपना डिफरेंट टाइप की जमात है, अपनी कराची में उनका सिस्टम जो जहाँ जहाँ फैल रही है कर रही है। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं अपनी ज़ात की पहले बात करूंगा फिर अपनी पार्टी की बात करूंगा, कि जैसे ही MQM ने ताहिरुल कादरी साहब को ज्वाइन किया तो हमारी कुछ रिजर्वेशन सामने आ गई। देखें, एजेंडे का होना एक बात है, हम इलेक्शन को सबोटाइज ना करने देने की रिजर्वेशंस क्या? हमारी रिजर्वेशन ये है कि अगर MQM 5 साल गवर्नमेंट के साथ बैठ के अचानक आज निकल के आके कहती है कि हम कादरी साहब के एजेंडे की हमायत करते हैं, तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। 10 साल कर लेना मुशर्रफ साहब के साथ, मुशर्रफ साहब के साथ 10 साल कर लें, जो भी है। अब देखें, अब अचानक MQM को ख्याल आ गया, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन MQM को चाहिए था कि MQM अपनी जगह पे रहती सूरत हाल को, क्योंकि कई जगह पे MQM अपनी जगह पे मुतनाज़ा ज़रूर है, ये आप मानेंगे इस बात को। और हमारी रिजर्वेशन जो है शायद MQM ना आती तो PTI किसी न किसी सूरत है कुछ सोच पर मजबूर जरूर होती, क्योंकि एजेंडा हमारा वही है। और उस एजेंडे पे ताहिरुल कादरी, हम इस चीज़ की मुखालफत करते हुए कि हम इलेक्शन डिले नहीं होने देंगे, इलेक्शन की डिले हम किसी सूरत में आप इसलिए ताहिरुल कादरी साहब के साथ नहीं है क्योंकि MQM ताहिरुल कादरी साहब नहीं, MQM और ताहिरुल कादरी साहब का एजेंडा अभी वाजे नहीं हुआ, कई चीज़ें वाजे नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब की न मैं नीयत में शक कर रहा हूँ, न उनके एजेंडे को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। एक, हम चाहते हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन ना हो, वो तो इलेक्शन अपनी टाइम। अब कहना शुरू किया, पहले ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था इलेक्शन तब हो जब ये एजेंडा इंप्लीमेंट हो। आगे उसके बाद आ जाती है बात के देखने वाली बात ये है कि ये जो एजेंडा या ये जो प्रोग्राम ताहिरुल कादरी साहब लाए, इसकी क्या नौयत होगी और कितना टाइम चाहिए इसके लिए, ये भी तो है ना सर। लाए क्या? और उसके लिए तमाम जमातों को मुत्तफिक भी होना पड़ेगा। क्या रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं आपको पूछ के बताऊं, अगर एजेंडा आपका क्लियर नहीं है, लेकिन आप दोनों ये कह रहे हैं कि एजेंडा क्लियर नहीं है, काफी चीजें क्लियर नहीं, जो दोनों मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, आपके आने से मुतनाजा हो गया डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का लॉन्ग मार्च भी, और एजेंडा क्लियर नहीं है। इस वक्त ऑपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, वो दोनों कहते हैं एजेंडा तो क्लियर ही नहीं है। किस चीज के लिए लड़ रहे हैं आप? काशिफ, देखें, हर एक को अपना हक हासिल है कि वो किसी भी कोलिशन को, किसी भी इत्तेहाद को किसी तरह भी ले सकता है। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, और फिर हमारे सिस्टम में रिफॉर्म की बात की जा रही है। आज 65 साल हो गए हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी रही हैं और जमहूरियत भी रही है, सियासी हुकूमतें भी रही हैं, मगर रिफॉर्म नाम की कोई चीज हुई नहीं। सर रिफॉर्म्स बताएंगे, मेरी भी कोशिश रही है, मेरी भी पार्टी के 25 लोग हैं। रिफॉर्म हुआ एज अ 20th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, आप अप्रिशिएट, सर मैं आप खुद उसका क्रेडिट लें। इतना बड़ी मेरी बात करने दें चौधरी साहब, अगर अपनी बारी में बोल लेंगे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है चौधरी साहब, अपनी बारी में बोल लें प्लीज। ठीक जी वसीम अख्तर साहब, एजेंडा बता दें। देखें, जो रिफॉर्म्स अगर होने होते, काशिफ, रिफॉर्म्स अगर होने होते तो आज हो चुके होते। अब हमारे नंबर्स तो 25 हैं, 25 MNA हैं, ठीक, हमारी से जितनी है वो सबके सामने। बहुत सारे बिल्स पार्लियामेंट में पड़े हुए हैं, सर्द खाने में पड़े हैं, एग्रीकल्चर टैक्स से लेके और डी वेपनाइजेशन के बिल तक। वसीम साहब, ऑपोजिशन नाम की भी कोई चीज होती है ना सर? ये लोग नहीं कर सकते। वो लोग कैसे रिफॉर्म करेंगे जिनके अगेंस्ट रिफॉर्म होने, लेकिन जिनके खिलाफ रिफॉर्म होना है, वो कैसे रिफॉर्म करेंगे? वसीम साहब, ऑपोजिशन नाम जब तक पार्लियामेंट में इस किस्म के लोग आते रहेंगे, रिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक, आपको पार्लियामेंट में आने वाले जो इलेक्टेड लोग हैं वो बदलने होंगे, वो माइंडसेट चेंज करना होगा। अब अगर ताहिरुल कादरी साहब की शक्ल में मुझे एक सिस्टम मिल गया है, तो मैंने तो फौरन उसका हाथ पकड़ लिया कि ये हमारे दिमाग से मिलता है और ये कोशिश कर रहा है कि रिफॉर्म्स आए। हम भी यही कर रहे हैं, 35 साल से 32 साल से उनकी कोशिश जारी है। तो अगर हम दोनों मिल गए फॉर द अमेंडमेंट्स और फॉर द, पिछले 20-25 साल से, जब से मैं सियासत समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सियासत हुआ करती थी, मैं आई कैन अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, मैं एक नारा बड़ा सुन रहा हूं जी, चेहरे नहीं निजाम को बदले। आप चेहरे बदलने की बात करें, निजाम बदलने की बात तो कोई नहीं कर रहा। क्यों शाहजेब के केस पे नहीं, जब तक मीडिया नहीं उठाएगा, हम निजाम ही बदलने की बात कर रहे हैं।
دیکھیں ہم نظام ہی بدلنے کی بات کر رہے ہیں. جب پارلیمنٹ کے سنیں جب کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کا امپلیمنٹ ہوگا نظام خود ہی بدلے گا, چلیں اپنے آپ بدلے گا نظام. 1 2 3 پہ آ جائیں. فواد صاحب کہتے ہیں 1 2 3 بتائیں, پہلا دوسرا تیسرا کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو بہت لمبی بحث ہے یا بہت لمبا پروگرام کرنا پڑے گا. اس میں میں سمجھتا ہوں طاہر القادری صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو سامنے ہے. ہم چاہتے ہیں فیوڈل مینٹیلٹی پارلیمنٹ سے ختم ہو, کرپشن موروثی سیاست پارلیمنٹ سے ختم ہو, اور ایک عام آدمی کسی پارٹی کا بھی ہو وہ الیکشن لڑکے اور جیت کے آئے. جس نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے, جس نے لون معاف کرائے ہوئے ہیں, وہ اسمبلی کے اندر نہ آئے. اب بھی قانون یہی ہے, قانون یہ ہے نا, اس میں عمل درآمد نہیں ہے. عمل درآمد حکومت کر. ڈاکٹر صاحب بیٹھے, میں ناج القرآن کے ان سے پوچھ رہے تھے ایجنڈا یہ, تو وسیم اختر صاحب نے ایجنڈا دے دیا فیوڈل مینٹالٹی. سر دیکھیں اب جس کو عوام الیکٹ کرے گا وہ فیوڈل ہے, وہ انڈسٹریلسٹ ہے, اسی کو تو جمہوریت کہتے ہیں. ہاں آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. آپ قانون کے الیکشن ریفارم دیکھیں, اسی لیے طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں, سنیں کاشف, اسی لیے طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز آئیں. ابھی الیکشن نزدیک ہے, اسی وقت ہم الیکشن کمیشن کو مزید مضبوط کر کے ان شکوں کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں جن کی وجہ سے اچھے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے. لون ڈیفالٹر باہر رہے ہیں, کرپٹ لوگ باہر رہے ہیں, ٹیکس ایویڈرز باہر رہے ہیں, فیوڈلز باہر رہے ہیں. میں اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں. ڈاکٹر ایس ایم ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مناج القرآن کے. ضمیر صاحب ایجنڈا اگر اختصار سے فرما دیجئے, کیونکہ ایجنڈا سمجھنا چاہ رہے ہیں سارے کہ ایجنڈا کیا ہے, کیونکہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیز آلریڈی قانون میں موجود ہے جس کے لیے صرف عمل درآمد. کاشف سارے نہیں سمجھنا چاہ رہے, کاشف سارے نہیں سمجھنا چاہ رہے, چند لوگ ہیں جو زبردستی سمجھنا چاہ رہے ہیں, سمجھ میں ان کے آیا ہوا ہے. یہ جو نظام کے بینیفیشریز ہیں شاید آپ ان کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر کاشف ذرا مجھے سننے کا موقع, مجھے بولنے کا موقع دیجیے. بات یہ ہے ہمیں 1 2 3 میں بتا دیں کہ کیا چاہتے ہیں اکارڈنگلی ضمیر صاحب پیش کر دیں گے. جی میں 1 2 3 میں بتا رہا ہوں. میں آپ تھوڑا سا موقع دیجئے مجھے, ٹیکنیکل بیسس پہ میرا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, اب میں لائن پہ آیا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا بہت مختصر اور بڑا کلیئر ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کے تحت جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں اور الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے. مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور جو اس طریقے سے بائی الیکشنز کے اندر دھوس دھاندلی پورے میڈیا نے پوری دنیا کو دکھایا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن بااختیار, کمیشن بااختیار ہے. جو ایک لسٹ آپ ہی کے میڈیا نے شائع کی ہے کہ 342 کے ارکان میں سے 360 جو ہے وہ انکم ٹیکس نہیں پے کر رہے, یوٹیلیٹی بلز نہیں پے کر رہے, تو کیا جنہوں نے جو لونز دیے ہوئے ہیں لونز رائٹ آف کرا لیے ہیں, تو کیا الیکشن کمیشن بااختیار ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ایجنڈا کچھ نہیں ہے. ایجنڈا یہ ہے کہ بہت تسی 5 سال کر لی ہے, ان 2 سال سانوں بھی لان دیو, یہ ایجنڈا ہے. اور چونکہ ہم الیکٹ نہیں ہو سکتے, آپ کا خیال ہے سو یہی ہے جی, کچھ بھی نہیں. ایم کیو ایم کا بھی ایجنڈا نہیں, ایم کیو ایم تو نہیں, ایم کیو ایم کا اپنی ظاہر وہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کو ہمیشہ گمکس چاہیے ہوتے ہیں پولیٹیکلی, پولیٹیکل گمک ہے, چھوڑیں ہمیں ایجنڈا جڑنا کیا کچھ بھی. فواد چودھری صاحب آپ ہمیں بات کرنے کا موقع دیں. میں دیکھیے 1 2 3 کر کے بتاتا ہوں. 1 2 3 میں یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل موجود ہے کہ ہر شہری برابر ہوگا, اور پریمبل میں موجود ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی اور جمہور جو ہے وہ طاقتور ہوگا. کیا مجھے بتائیے موجودہ انتخابی نظام کے تحت جمہور طاقتور ہے یا مراد یافتہ طبقہ طاقتور ہے, جاگیردار اور وڈیرا اور سرمایہ دار طاقتور ہے, یا ایک عام مزدور, کسان, محنت کش, یا صحافی, یا ڈاکٹر, یا انجینئر؟ ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھوں, اجازت دیں تو. ضمیر صاحب ایک سوال پوچھوں آپ سے. آپ کا خیال ہے کوئی عام آدمی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح 4 لاکھ بندہ اکٹھا کر سکتا ہے اس طرح جلسے میں؟ یہ تو آپ بھی ایلیٹ میں آتے ہیں اس ملک کی, آپ عام جمہور نہیں ہیں. پیسے کتنے خرچے ہیں جلسے میں؟ اور جتنا بھی خرچہ وہ خیر, وہ کیا کوئی اور آدمی اتنے پیسے خرچ کر کے بھی اتنے بندے اکٹھے کر سکتا ہے؟ آپ کریں. اب میں جواب لے لوں سر اس سے, آپ ایک مجھے اجازت ہے میں جواب لے لوں. فواد چودھری صاحب, یہ ایجنڈا ہے جی. آپ لوگ رولنگ ایلیٹ اور جب عام پبلک ہے اس میں, جب آپ نے سوال کیا ہے تو مجھے جواب دینے کی اجازت. میں آتا ہوں سر, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. پاکستان میں جلسہ تو نہیں ہو رہا سر, ایک سیکنڈ دے دیں, میں ذرا
आप मेरे मेहमान स्टूडियो में बैठे, मैं इनसे जवाब लेकर आपके पास आऊंगा, आपके पास बहुत मौका होगा बात करने का। ये कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा बड़ा सिंपल है। अगर जिन बातों के ऊपर अभी एसएम जमीर साहब ने बात की ना कि टैक्स चोर नहीं आने चाहिए, वेडर्स नहीं आने चाहिए, फलाने नहीं आने चाहिए, फलाने नहीं आने चाहिए, सारे वही आते हैं। मैं आपको बताऊं, 307 लोग है, अगर आपके 342 में आपके पास क्यों आते हैं? लोग वोट दे रहे होते हैं। नहीं, मैं जो टैक्स रिफॉर्म सर, लेकिन आप बात कर लें, मैं थोड़ी सी आप बात करते हैं कि आप बात ये कर रहे हैं बुनियादी तौर के ऊपर। वसीम अख्तर साहब ने एक बात की है, एसएम जमीर साहब ने एक बात की है कि जी पार्लियामेंटेरियन जो टैक्स नहीं देते उनको जो है वो नहीं दे। भाई ये टैक्स रिफॉर्म का इशू है। आपके यहाँ कितने डॉक्टर टैक्स देते हैं, आपके यहाँ कितने वकील टैक्स देते हैं, आपके यहाँ बाकी शोबों में कितने टैक्स देते हैं? तो जब आप टैक्स नहीं देंगे भाई तो वो टैक्स क्यों देगा? क्या वजह है? वजह आप टैक्स नहीं देते। 2009-10 में जब जीएसटी आके लगाया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सबसे पहले कौन सी पार्टी हड़ताल पे गई थी? वसीम अख्तर साहब की पार्टी हड़ताल पे गई थी। बात ये होती है आरजीएसटी के ऊपर, इसलिए हो रहा है पाकिस्तान में। और आसिफ जरदारी साहब ने पिछले महीने भी ये कहा था कि आप पार्टीज बैठे, एग्रीकल्चर क्लास को रूरल एरियाज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं एग्रीकल्चर वालों को हम टैक्स कर दें, जो अर्बन दुकानदार है या जो अर्बन सिटीजन है उसको टैक्स जो है वो ये बचा दे। ये तो एक नेशनल इकोनॉमिक फॉर्मूला है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तासुर दे रहे हो आप। मैं आता हूं आपके पास, वसीम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं एक सेकंड, न्याजी साहब एक तो इन्होंने एक जवाब दे दिया, ये तो माइनर इश्यूज है ना कि हम किस तरीके से सेटल करेंगे। आपका इशू बड़ा ये है कि कौन असेंबली में आए, कौन नुमाइंदा हो। देखिए मैं इसको थोड़ा सा मुझे जज साहब जरा थोड़ा सा वजाहत करने दीजिएगा जहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, जो सबके सामने आ जाए। देखिए काशिफ, प्रॉब्लम यह है कि जो तहरीक इंसाफ इतने अरसे से निज़ाम की तब्दीली की बात कर रही है, निज़ाम की तब्दीली क्या है? हम जिस निज़ाम पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप अवाम पर ब्लेम नहीं दे सकते जब तक आप सिस्टम नहीं चेंज करके अवाम के सामने लाएंगे। क्यों? अवाम के पास जो मौजूदा सिस्टम के तहत या फवाद चौधरी साहब हैं या इनामुल्लाह नियाज़ी है। हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं है, क्योंकि निज़ाम ऐसा है कि उसने हमारे दो के अलावा गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। और लोगों की चॉइस, इनामुल्लाह नियाज़ी कितना गंदा है, कितना कम गंदा ये है, कितना कम गंदा ये है, इस बेस पे लोग अपने वोट की डिपॉजिट करते हैं। यार प्लीज, फरिश्ते नहीं होते यार, एक हमारे जैसे गुनाहगार लोग होते हैं सारी दुनिया में। मेरी बात सुन, उसमें ये है क्यों खुद को जैसे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे मिसाल देता हूँ हमेशा कि जब आप पानी की बुनियादों पे बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, तो बिल्डिंग झूलती रहती है। उनको तुक्के देने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन कभी नहीं संभल सकती जब तक बुनियादों के अंदर कंक्रीट नहीं डाली जाएगी। उसके ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग उठा के ले जाएं, आपको है। अब बंदे कौन से होंगे? बंदे कौन से होंगे? फैसला फिर भी लोगों ने करना है। देखिए मेरी फैसला लोगों ने करना है। जब लोगों को आप जो सामने ला के रखेंगे, जो सिस्टम देंगे, अच्छे लोग सामने रखेंगे। देखिए मेरी बात सुने, जिन लोगों को पटवारी सिस्टम आपने दिया हुआ है, जिन लोगों को एसएचओ सिस्टम दिया हुआ है, जिन लोगों को काला सांप दिया हुआ है आपने, उस काले सांप पटवारी और एसएचओ के कल्चर के अंदर उनको वो बंदा चाहिए होगा जो उनको डंडी पट्टी अपनी हिफाजत कर सकेगा। अगर आप उस निजाम को दुरुस्त कर देंगे, उनको वो बंदा नहीं चाहिए होगा। ना हीरोइन फिरोज चाहिए होगा, ना डाकू चाहिए होगा, ना गंदे किरदार का बंदा चाहिए होगा। फिर तो आपको लॉन्ग मार्च करना चाहिए था पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए। आपको लॉन्ग मार्च करना चाहिए पटवारी को रिफॉर्म करने के लिए। आप जर्नलिज्म की भी बात करें, आप वकला की भी बात करें, बिल्कुल बात करें, आप सारी चीजों की बात करें, बिल्कुल बात करें। मैं आपको बताऊं, या छोटी छोटी बातों पे जिस तरीके से प्रेस हमें ब्लैकमेल कर रही होती है। अब मैं 2 दिन बाद मुझे एक टेलीफोन आया कि आपके बारे में खिलाफ बात है। मैंने कहा भाई द मैटर इज इन द कोर्ट, जाए कोर्ट में। उन्होंने मेरे खिलाफ लिख के भेज दिया। अब ये येलो जर्नलिज्म है या नहीं है, मुझे बिल्कुल है। अच्छा, अब इसको आप इसका जवाब देता हूं। इसके बाद जवाब दे देना। हर जिस सेक्टर पे आप जाएंगे, जिस जगह पे आप जाएंगे, वहां पे आपको इस किस्म की इजारादारी, मोनोपोली ये आपको जगह जगह पे नजर आएगी। इस इजारादारी को खत्म करने का तरीका निकाले ना सर। आप निजाम की दुरुस्ती। आपने इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं निजाम दुरुस्त करो, बंदों के चेहरे तब्दील करने से बात नहीं होगी। मैं एक जवाब दे। आपने ये बात की थी कि जो तारुल कादरी साहब और या बाकी लोग जो चेंज की बात कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर लोगों की चेंज की बात कर रहे हैं। वो लोगों के निजाम की चेंज की बात वो भी कर रहे हैं, जो पीटीआई ने बात की थी निजाम की। सर आपने कहा कि प्रेस और ब्लैक येलो जर्नलिज्म तो बिल्कुल होती है, हमें से बहुत से लोग खराब हैं, हम भी इसी सोसाइटी में। लेकिन आपकी पार्टी के अपने फेवरेट एंकर्स नहीं,
अपने फेवरेट साफी नहीं है। आपकी पार्टी में ये नहीं होता कि भाई ये मुझे ज्यादा तनकीद नहीं करता, मुझे फ्री टाइम देता तो मैं मेरा ये फेवरेट है और जो मुश्किल सवाल पूछता है मैं उसको उठा के बाहर फेंक देता हूं, मैं उसके इंटरव्यू में नहीं आता। मेरा आज भी बॉयकॉट क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपकी सोच गलत पार्टियां बने हुए हैं सर। जो आपकी पार्टी में वो ठीक है, दूसरे की पार्टी में वो गलत है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं है ठीक। मैं कह रहा हूं जब ये सिस्टम ही नहीं होगा, ये एलीट की सोच है सर। जमहूरियत क्या है? अब मेरा बायकॉट कर देते हैं, आप कर देते हैं, नून कर देती है, एमकेएम कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्या करते हैं? किस लिए करते हैं? इसलिए कि सख्त सवाल पूछ लेते हैं। हमने तो आज तक कोई बाइकॉट, इमरान खान साहब से पूछे आप? हमने तो कोई बाइकॉट नहीं किया। देखिए सर, वो आपको पता नहीं है ना। मैं मुझे भी मालूम, आपको पता नहीं है। मैं आपको अगर मैं साबित कर दूं तो आप क्या करेंगे? अच्छा बात सुनिए, आई कैन प्रूव इट। नो, मेरी बात सुने। बात ये हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही सर। ये एग्जैक्टली इंडिविजुअल की बात, सोच बदलनी है ना। देखिए, सोच बदलनी है, निजाम बदलेगा तो सोच बदलेगी। वसीम अख्तर को उठा के, निजाम बदलेगा तो सोच बदलेगी। अगर इमरान खान को रख दूंगा, आपका क्या ख्याल है निजाम ठीक हो जाएगा? नो, मैं आपको एक बात बता दूं, जब इस मुल्क को सारे कह रहे हैं उनको बाहर निकालो, हमें आने दो। यहाँ क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं जो निजाम की बात करने निकलता है उस पर इल्जाम क्या लगता है? ये आईएसआई का बंदा है, ये अमेरिका का बंदा है, ये अपना फलां का बंदा है। देखो बात यह करने वाली, मैं भी कुछ बात कर लूं। हमें सारी सूरत हाल निजाम की तब्दीली पर डिपेंड करती है। निजाम कैसे तब्दील करें, फिर ये बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट निजाम। आप लोगों को तब्दील करने की बात ना करें, आप निजाम बदलने की बात करें। आप चेहरे बदल देंगे, निजाम वही रहेगा और वही निजाम होगा। वसीम अख्तर साहब, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। फिर वसीम अख्तर साहब। काशिफ जी काशिफ, पहली बात तो मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं। इनकम अपना जो एमक्यूएम का जो टैक्सेस के हवाले से जो वो व्यू है, वो कोई भी इनकम, चाहे वो शहर की हो, दुकानदार की हो या एग्रीकल्चर की हो, उस पर टैक्स होना चाहिए। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ठीक। अब आ जाते हैं निजाम पे। काशिफ, हमें चेहरे नहीं बदलने, हमें निजाम बदलना है। हमने निजाम ठीक करना है। निजाम, अल्लाह का शुक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, तो सर ये फिर लॉन्ग मार्च किस लिए? ये तो चेहरे बदलने का लॉन्ग मार्च। सुने, इम्प्लीमेंट ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं सर। ब्रेक के बाद वापस आके आप अगर इस निजाम में शरीफ पॉलिटिशियन ले भी आएंगे तो क्या ब्यूरोक्रेसी उसको चलने देगी? क्या वो कुव्वतें जो इस मुल्क में हमेशा डिक्टेट करती रही हैं वो उसको चलने देंगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, क्या हम इस एजेंडे पर सिर्फ शक्लें बदलने की बात कर रहे हैं या निजाम बदलने की बात कर रहे हैं? अगर निजाम बदलना था, कादरी साहब पिछले 4 साल में एक लॉन्ग मार्च करते हैं पुलिस का निजाम बदलने के लिए, पटवारी का निजाम बदलने के। क्या ये निजाम सारे जो करप्शन इस मुल्क में है उसके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस नहीं हो सकते थे? न्याजी साहब, आपका नुक्ता नजर, क्योंकि पीटीआई का नुक्ता नजर भी कोई इसके करीब, और जमीर साहब से भी पूछूंगा ब्रेक के बाद, क्या करने जा रहे हैं? क्या हम सिर्फ इन शक्लों को, जो हमें शायद हमारा ख्याल है कि ये गलत लोग आ गए पार्लियामेंट में, इनको निकाल के नए लोग ले आए उसी निजाम में जो निजाम इन लोगों को चलने नहीं देता कई दफा? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।